सोचिए अगर अचानक कोई आकर आपसे ये दावा करे कि अटलांटिस का जो खोया हुआ शहर है ना, वो सच में मिल गया है। अरे वो तो दुनिया की सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। बिल्कुल। और सिर्फ मिला ही नहीं बल्कि उसके वजूद को साबित करने वाली कार्बन डेटिंग और सोनार मैपिंग की एकदम पक्की रिपोर्ट्स भी दुनिया के सामने रख दे कोई। मतलब ये तो सीधे सीधे इतिहास की किताबों को दोबारा लिखने वाली बात होगी, है ना। तो आज की हमारी इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल वैसे ही एक हैरान करने वाली खोज के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज की हमारी चर्चा का जो बेस है वो एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री है जिसका नाम है मिस्ट्री ऑफ द्वारका, द रियल हिस्ट्री। और मैं बता दूं कि ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है बल्कि उस पूरी प्रोसेस का दस्तावेज है जहां मिथक और आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इस पूरी चर्चा के केंद्र में धर्म या राजनीति बिल्कुल नहीं है। एग्जैक्टली। हम यहाँ सिर्फ इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कथा जिसे दुनिया भर के इतिहासकार मतलब बस एक शानदार कल्पना या कह लें कि एक काव्य रचना मानते थे, वो मरीन आर्कियोलॉजी यानी समुद्री पुरातत्व की मदद से एक ठोस ऐतिहासिक सच्चाई में बदल गई। हाँ। मतलब जब प्राचीन साहित्य को आप एक ऐतिहासिक नक्शे की तरह इस्तेमाल करते हैं तो समुद्र की गहराइयों में दफन रहस्य कैसे डिकोड होते हैं, आज हमारा पूरा फोकस बस इसी बात पर रहेगा। तो चलिए इस कहानी के एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, उस आधारभूत ब्लूप्रिंट से जिसने इस पूरी वैज्ञानिक खोज की नींव रखी थी। हाँ, जहां से असल में ये शुरू हुआ। तो हमारे स्रोतों के अनुसार ये कहानी शुरू होती है मथुरा से, जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया तो कंस के ससुर जरासंध ने बहुत क्रोधित होकर मथुरा पर एक के बाद एक लगातार 17 बार भयानक हमले किए। 17 बार? हाँ। तो अपनी प्रजा को इस निरंतर युद्ध से बचाने के लिए ना एक रणनीतिक फैसला लिया गया, मथुरा छोड़ने का फैसला। सही बात है। और ग्रंथों में ऐसा जिक्र आता है कि श्री कृष्ण ने समुद्र देव यानी वरुण देव से 12 योजन जमीन मांगी, जो कि अगर आज के हिसाब से देखें तो लगभग 153 किलोमीटर भूमि बैठती है जी। और इस विवरण का जो सबसे अहम हिस्सा है ना वो है इसके बाद का निर्माण। प्राचीन काल के महान आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा ने इस शहर का डिजाइन तैयार किया था। बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्री भी इसी बात पर बहुत जोर देती है। हाँ, क्योंकि अगर ग्रंथों के उन श्लोकों का हम एक तकनीकी नजरिए से अध्ययन करें तो वो बस किसी जादुई नगरी का वर्णन नहीं लगता। तो फिर क्या लगता है? वो एक बेहद वेल प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट का उदाहरण लगता है। हाँ, वहाँ महलों और सोने चांदी की दीवारों का जिक्र तो है, लेकिन जो चीज एक रिसर्चर को सबसे ज्यादा अपनी तरफ खींचती है वो है द्वारका का इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। मतलब उस जमाने में सीधे बंदरगाहों तक जाने वाली चौड़ी सड़कें और जहाजों के लिए विशेष गोदियां और मीठे पानी के लिए एक पूरी की पूरी सिंचाई प्रणाली का वर्णन मिलता है, जो कि बहुत एडवांस बात है ना? लेकिन जिस चीज का निर्माण होता है उसका अंत भी निश्चित ही होता है। और द्वारका का अंत बहुत ही अचानक और एकदम नाटकीय तरीके से होता है। हाँ, और महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद कौरवों के माता गांधारी का वो जो श्राप था जिसमें उन्होंने यदुवंश के विनाश की बात कही थी जी, उसे ही इस अंत की शुरुआत माना जाता है। बिल्कुल। और इस श्राप के फलीभूत होने की कहानी एक बहुत ही अजीब घटना से जुड़ी हुई है। साम वाली है ना, राइट? हाँ, कथा के अनुसार महर्षि विश्वामित्र और दुर्वासा जैसे ऋषियों के साथ श्री कृष्ण के पुत्र सांव ने एक बहुत भद्दा मजाक किया था। साम ने एक गर्भवती स्त्री का रूप धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप ऋषियों ने श्राप दिया कि साम के गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा जो सर्वनाश का कारण बनेगा। और साम ने सच में एक मूसल को जन्म दिया जी, जिसे घबराकर राजा उग्रसेन ने पिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। हाँ। और फिर उस लोहे के चूर्ण को एक मछली ने निगला और अंततः उसी लोहे से जरा नाम के एक शिकारी ने अपने तीर का आगे वाला सिरा बनाया। और फिर वही प्रभास क्षेत्र में यदुवंशियों का आपसी संघर्ष होता है। एग्जैक्टली। उसी संघर्ष के बाद उसी शिकारी के तीर से श्री कृष्ण ने देह त्याग किया और ग्रंथों के अनुसार उनके जाते ही वो जो भव्य द्वारिका नगरी थी वो अचानक बस एक झटके में समुद्र में समा गई। अब एक आर्कियोलॉजिस्ट के नजरिए से अगर इस कहानी को देखें तो वो समुद्र की गहराइयों में किसी श्राप के प्रभाव को थोड़े ना ढूंढता है। हाँ, वो तो है। या फिर वो किसी लोहे के मूसल के टुकड़ों को भी नहीं ढूंढता। विज्ञान हमेशा उन भौगोलिक और ऐतिहासिक घटनाओं के पैटर्न को तलाशता है जो इन कथाओं के पीछे छिपे हो सकते हैं। लेकिन चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मतलब ये जो पूरी कहानी है ये नैतिक पतन और अहंकार के दुष्परिणामों की एक
शानदार क्लासिक कहानी लगती है ना? बिल्कुल। तो एक वैज्ञानिक समुद्र की गहराइयों में श्राप या लोहे के मूसल के सुराख कैसे ढूंढना शुरू कर सकता है? एक वैज्ञानिक ये देखता है कि क्या सच में उस भौगोलिक क्षेत्र में कोई प्राचीन बस्ती थी और क्या वहां कोई अचानक आई प्राकृतिक आपदा के सबूत मिलते हैं। और 20वीं सदी में ये महज एक कहानी से ना एक वास्तविक खोज में तब्दील होने लगी। हाँ, ये मिथक से